सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने जो पहले डिस्कस किया हुआ है, जो ऑलरेडी अदर देन जो हैंड रिटन नोट्स है, उसके अलावा हमने जो मिड बिगिनर फार्मूला है वो जो पहले डिस्कस किया है, दैट इज वेरी वेरी बेटर देन दीज नोट्स, बिकॉज यहाँ पे जो लिटरेचर दे रखा है दैट इज हॉच पॉच लिटरेचर, बिकॉज कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया, दैट इज नॉट गुड। तो इस वजह से मैंने वहां से करवाना, दैट वाज बेटर। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो आपके जो न्यूक्लियर एक्शन वाला पार्ट है, जो मोस्टली एम के रॉय एंड निगम से लिया हुआ है स्टार्टिंग पार्ट, लेकिन उसके बाद बुक है क्रेन की। ठीक है जी। सो न्यूक्लियर एक्शन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा। ओके, तो न्यूक्लियर एक्शन के बारे में क्या क्या लिखा हो यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। द न्यूक्लियर एक्शन process was firstly discovered by Lord Rutherford। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो स्टार्टिंग हुई थी, तो हम अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पहले बचपन में भी पढ़ते हैं, आई से जो चाइल्डहुड। तो उस केस में हमारे पास क्या था, एक अल्फा पार्टिकल को हम शूट करते हैं ऑन दी गोल्ड फॉयल, जिसमें हमें पता चलता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज हमारे जो अल्फा पार्टिकल है 90 से लेके 90%, ऑलमोस्ट 90 से लेके 99% जो हमारे अल्फा पार्टिकल है, दे विल पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल एंड ओनली 1% विल बी रिफ्लेक्टेड। तो बहुत ज्यादा बहुत कम जो न्यूक्लियस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन 180 डिग्री पे जो रिफ्लेक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज सेंटर एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी बाय द लॉर्ड रुदरफोर्ड, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फ्रॉम द गोल्ड फॉयल को न्यूक्लियर रिएक्शन के तौर पे यूज किया था। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द वेरियस, ठीक है, तो इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन the various elements bombarded with alpha particle emitted from natural radioactive sources or other particles like proton, neutron or helium nuclei accelerated with Van de Graaff generator or cyclotron। so हमारे पास जो अल्फा रुदरफोर्ड ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे अदर देन दी अल्फा पार्टिकल की बजाय हम प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जैसे होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकता है, या अल्फा पार्टिकल के सोर्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो मोस्टली जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं वहां से आपके पास अल्फा पार्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल का जो जो रेंज होती है बहुत कम होती है इन दी एयर, बिकॉज वो स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं। सो ओनली यू कैन स्टॉप द अल्फा पार्टिकल बीम बाय अ सिंपल शीट ऑफ पेपर दैट इज ओनली अ फ्यू mm ऑफ थिक। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करना आसान होता है। बीटा पार्टिकल की रेंज इससे ज्यादा होती है, जो अल्फा पार्टिकल की रेंज उससे भी ज्यादा होती है। तो काफी सारी आपने चीजें पहले भी बीएससी में पढ़ी हुई है। तो आप करने की बात यह है कि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, अदर देन दी अल्फा पार्टिकल, आप प्रोटॉन से भी शूट कर सकते हैं, प्रोटॉन को भी शूट कर सकते हैं ऑन टू दी अल्फा गोल्ड फॉयल, ड्यूट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस। तो वेरियस projectors were used to study the alpha स्कैटरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स। तो आपने टारगेट भी चेंज करना है, अपने प्रोजेक्टाइल भी चेंज करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास काफी सारी वेरिएशन आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड डिपेंडिंग ऑन द टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल कॉम्बिनेशन। So consider a beam of neutron bombarded onto lead 208। तो lead का एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक चीज याद रखिए कि आपको हमेशा ही जैसे केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रखने पड़ते हैं, तो आपके पास मोस्टली केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स है बेटा यहाँ पे हम मास नंबर ज्यादातर याद रखते हैं। तो लेड के आइसोटोप भी याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास लेड 208 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा 82। सो लेड 208 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप कोई न्यूट्रॉन का बीम यूज करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किए हैं उनमें आपको पहले बताया था, कोहेन की बुक है, तो उसमें आपके पास जो न्यूट्रॉन है एज ई बीम हम ज्यादा ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन की जो इंटरेक्शन है विद द न्यूक्लियस इट विल बी ऑफ द स्ट्रॉन्ग टाइप। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, न्यूक्लियर फोर्सेज होंगी रादर देन द कूलम्बिक फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन है। तो कूलम्बिक फोर्स को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज कूलम फोर्स होने की वजह से हमारा जो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से न्यूट्रॉन हम ज्यादा यूज करते हैं इन दी न्यूक्लियर एक्शंस। लेकिन न्यूट्रॉन को हैंडल करना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन तो अनचार्ज होता है, हम उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते इजीली। सो न्यूट्रॉन की रेंज भी ज्यादा होती है। सो प्रोटॉन, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी ज्यादा जल्दी रिलीज कर देता है। तो न्यूट्रॉन बम्बार्डेड ऑन लेड 208 न्यूक्लियाई की रिएक्शन स्टडी की हुई है। सो देन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। तो ए लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अवेलेबल जो आप स्टडी कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू
given projectile and target combination depending on the एनर्जी प्रोवाइडेड टू दी प्रोजेक्टाइल, मतलब आपके पास न्यूट्रॉन की इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट एंड आपका टारगेट कौन सा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले आपके पास न्यूट्रॉन प्लस 82 लेड 208 आपके पास लेड है। लेड को आप मोस्टली बेटा शील्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। शील्डिंग किसका किस काम आती है, जैसे सपोज करिए आपके पास पास में एक न्यूट्रॉन का सोर्स आ गया, न्यूट्रॉन सोर्स है, प्रोटॉन सोर्स है, या फिर अल्फा का सोर्स है, आप उसको एज सच बेयर नहीं रख सकते, आप ऐसे ही पड़ा नहीं रह सकता, आपको कैंसर हो सकता है या आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है इसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो रेडिएशन निकल रही है, आपकी जो स्किन है उसका जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, दैट इज यू कैन से, आप वाटर इक्विवेलेंट को हम उसको बोलते हैं, अगर आप रेडिएशन थेरेपी में जाएंगे उनको बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट तो आपको पता चल जाएगा। तो वाटर इक्विवेलेंट आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है आपके पास जो लेड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी जो डैमेज पावर होती है आपकी स्किन को डैमेज करने की, दैट इज फार फार बेटर लार्ज, तो काफी ज्यादा लार्ज होती है। सो जब न्यूट्रॉन को अपनी शील्ड करना है तो उसके लिए आपको मोस्टली लेड यूज करते हैं, बिकॉज लेड के पर ऑलमोस्ट परफेक्ट अब्जॉर्बर होता है इस केस में। न्यूट्रॉन को जब बाहर नहीं निकलने देगा, ओनली इंट्रैक्शन करवा देगा, या तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो स्कैटरिंग करके इतनी एनर्जी कम कर देगा इसकी कि बाहर ना निकल पाए। तो न्यूट्रॉन जो है लेड में ही अब्सॉर्ब होता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव बीम है, तो उसको आपको स्टॉप करने के लिए लेड की शील्डिंग ही यूज करते हैं। चाहे एक्सरे को स्टॉप करना है, चाहे गामा को ऑब्जॉर्व करना है, न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करने हैं, तो मोस्टली आप लेड यूज करते हैं। गूगल पे जाइए, सर्च करिए फैराडे कप क्या होता है, फैराडे कप भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो काफी जगह यूज होता है। सो न्यूट्रॉन प्लस लेड 82 को अगर आप इंट्रैक्शन करवाएंगे तो उस केस में आपके पास स्कैटरिंग होने की चांसेस है। पहली बात कि आपके इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब न्यूट्रॉन इंसिडेंट था लेड के ऊपर, उसने टारगेट किया एंड अल्टीमेटली उसने क्या बनाया, अल्टीमेटली हमारे पास एक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग करके चला गया एंड देयर वाज नो एनर्जी एक्सचेंज एट दैट टाइम, ठीक। तो कोई इंटरेक्शन की वजह से आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई। दूसरी बात हो जाती है कि न्यूट्रॉन ने लेड के साथ, लेड का जो एटम है उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो उसके केस में हमारे पास क्या है, या न्यूट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा। ओके जी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग विद सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम लेड 208। तो ये स्टार डाला हुआ है बेटा, बिकॉज न्यूट्रॉन क्या करेगा, या लेड को एक्साइट भी कर सकता है, बिकॉज जो लेड है 208 मास नंबर वाला, इसमें अब अगर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेगा, लेड के एक्साइटेड स्टेट में जो वैलेंस न्यूक्लियन वो फिल होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑल दी वैलेंस न्यूक्लियंस विल बी एक्साइटेड बाय दी प्रोजेक्टाइल दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आने की वजह से वो क्या होगा कि आपकी जो लेड है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे स्टार डाला हुआ है। तो जब वो न्यूक्लियन वापस आएंगे तो वो गामा रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक है। तो ऑल दी जो अगर आपके न्यूक्लियन हायर एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो न्यूक्लियन वापस ग्राउंड स्टेट तक आएंगे तो वो गामा रेडिएशन इमिट करेंगे। तो गामा रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियर ओरिजिन की है, तो न्यूक्लियस के अंदर से गामा रेडिएशन निकलती है रादर देन एक्स रेज। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी, दैट हैज टू बी ऑफ द एक्स रे ओरिजिन, मतलब ऑर्बिटल ओरिजिन। एक्स रेज जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ट्रांजिशन होने पे निकलती है, और जो आपके पास गामा रेडिएशन है वो न्यूक्लियर लेवल के बीच में ट्रांजिशन होने पे निकलेंगी। तो ये चीज हमेशा आपको माइंड में रखिए। आपको कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज। तो गामा रेज आर ऑफ द न्यूक्लियर रीजन एंड एक्स रेज आर ऑफ द एटॉमिक रीजन। सो यहाँ पे एन बार लिखा हुआ है, सो दैट इज वाई, बिकॉज इंसिडेंट पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन है उस जो एंड आउटगोइंग न्यूट्रॉन है उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है लेड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, तो जो फाइनल न्यूट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। सो आपके पास यहाँ पे जो रहेगा उसके बाद ओके, सो न्यूटन प्लस 82 लेड 208। सो उसमें केस में हमारे पास क्या होता है, या तो ये स्कैटरिंग कर देगा, नहीं तो ये क्या करेगा, या तो स्ट्रिपिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये लेड में से लेड 82 मास एटॉमिक नंबर वाला था, इसमें से एक जो प्रोटॉन है वो स्ट्रिप आउट कर देगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें से प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। तो प्रोटॉन स्ट्रिप आउट हो गया तो न्यूट्रॉन अंदर एंटर कर गया, मतलब प्रोटॉन बाहर निकल गया। तो ऐसा हो गया। तो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन अंदर एंटर करने के बाद एक प्रोटॉन निकल गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या था, न्यूट्रॉन का जो
N10 होता है इसके केस में। आपके पास जो ये गलत लिखा हुआ है, 1p1 होता है, ये 1p0 नहीं होता है, प्रोटॉन बाहर निकला है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस स्टफ। ठीक है बेटा, ये जीरो है, इसका एटॉमिक नंबर जीरो होता है न्यूट्रॉन का, एंड मास नंबर वन होता है। एंड उसके केस में जो प्रोटॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर भी वन होता है एंड मास नंबर भी वन होता है। तो इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। सो इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन बैलेंस करना आपने सीखा हुआ है, देन इट इज वेरी वेरी गुड, आपने बीएससी में सीखा होगा। तो इसको एक बार बैलेंस करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो यू कैन क्वेरी मी, आई विल आंसर फॉर दैट। सो सच प्रोसेसेस आर नोन एज डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस। ठीक है जी। तो इसको डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है, ये आपके जो न्यूक्लियस है उसको चेंज कर रहा है। ठीक है जी। उसके केस में उसके बाद हमारे पास हो गया कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन अगर लेड के साथ एक और प्रोसेसेस होती हैं जिसमें आपके पास ओनली अगर जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस बना था दैट इज 208 एंड 81 में मोस्टली थैलियम होगा। आई डोंट नो इफ आई डोंट प्रोनाउंस इट रॉन्ग। तो उस केस में हमारे पास के जो न्यूक्लियस होगा दैट हैज टू बी इन दी ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे इस पे स्टार नहीं डाला हुआ है, मतलब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा है। जो इसके न्यूक्लियस है वो लास्ट जो अनबैलेंस जो न्यूक्लियर ऑर्बिटल है वहीं पे पड़े हुए, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं गए बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन। तो कोई एक्साइटेशन एनर्जी वाला इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस के पास एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है, तो इट विल नॉट एमिट गामा रेज। लेकिन अगर हमारे पास न्यूट्रॉन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल न्यूक्लियस जो है वो गामा रेडिएशन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अल्टीमेटली वो गामा रेडिएशन भी छोड़ेगा। तो मतलब अगर आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है आफ्टर द रिएक्शन, तो वो गामा रेडिएशन भी छोड़ेगा। So disintegration process, emission of gamma radiation from thallium-208 nuclei। ठीक है जी। उसके बाद काफी सारी और भी रिएक्शंस हो सकती है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस 82 लेड 208 यहाँ पे हमारे पास आ सकती है बेटा। उसके केस में हमारे पास क्या है, ये लेड को भी एज सच एक्साइट कर सकता है। उसके केस में हमारे पास क्या रहेगा, इसमें स्टार डालना चाहिए था, नहीं इट्स नॉट स्टार डाला, स्टार नहीं डाला बिकॉज गामा रेडिएशन साथ में लिख दिया है। अगर स्टार डालेंगे तो इससे गामा रेडिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस था उस वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट आने के टाइम वो गामा रेडिएशन इमिट करेगा। तो काफी सारी गामा रेज होती है। मोस्टली जो गामा रेडिएशन होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आने में, वो मोस्टली M1 मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होती है मोस्टली। तो M2 कभी कभी कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पे M1 या E2 आपकी फॉर्बिटल रहेगी। उन वो ट्रांस जब फॉर्बिटल रहेगी तो उस केस में आपके पास M2 आएगी, या फिर आइसोमेरिक स्टेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएगी, वहां से गामा रेडिएशन निकलने में टाइम लगेगा। तो काफी सारे फिनोमेना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बैठा होगा। तो हर एक न्यूक्लियस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है बेटा, हर एक सिस्टम के लिए। आप ये नहीं बता सकते कि लेड 207 की अगर ये प्रॉपर्टीज है तो लेड 208 की यही प्रॉपर्टीज होगी, ऐसे नहीं बता सकते। आपको स्टडी करके देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई न्यूक्लियर फिजिक्स इज मोस्टली एक्सपेरिमेंटल। तो आपको जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करके देखेंगे तब तक ये वाली चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी प्रपोज कर दें और 50 साल बाद बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते मोस्टली। तो 208 जो है उसकी प्रॉपर्टीज विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम 207। एक न्यूक्लियन चेंज करने में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इवन के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, बिकॉज इवन इवन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, इवन ऑड की प्रॉपर्टीज अलग, ऑड इवन की प्रॉपर्टीज अलग, एंड ऑड ऑड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी। सो डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉपर्टी मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, आपके पास काफी सारे फिनोमेना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमने कोहन की बुक से किया है बेटा, रेजोनेंस एंड ब्रीड वेगनर फार्मूला, यहाँ से जो बुक है वो क्रेन की बुक फॉलो की हुई है, तो वहीं पे हम चलते हैं स्टार्टिंग पे। रादर देन दी नोट्स, बिकॉज यहाँ पे ओनली सरफेस स्क्रैचिंग दे रखी है, तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ हल्का सा। मैनी न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय चाइल्ड एंड अनचाइल्ड। बेटा एक मिनट बुक नोट जरूर कर लीजिए। क्रेन, KRANE, आई रिपीट KRANE, क्रेन की बुक है बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिगार्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वहां पे। और उस वहां से आपका लिटरेचर यहाँ भी वाला ये वाला जो फिगर्स वगैरह है वो वाला ले रखा है, एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सप्रेशन इज फ्रॉम देयर, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो कोहेन की बुक से ही है। So many nuclear reactions produced by charged and uncharged particles exhibit sharp increase in the cross section.
ठीक है जी। तो जो न्यूक्लियर एक्शन है, जैसे प्रोजेक्टाइल आया और टारगेट में हिट किया, और उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा इस डायरेक्शन अगर होने का, इट विल बी हैविंग ए शार्प इंक्रीज एट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी और राइट हैंड साइड एनर्जी। मतलब अगर 50 एमबीपी पे ज्यादा डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 30 पे क्रॉस सेक्शन कम होगा एंड 80 पे भी कम होगा। तो देयर विल बी a particular amount of energy range जिसमें आपका क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा for a given reaction. So this sharp increase in the nuclear cross section, both scattering as well as nuclear cross section, you can say is known as resonance. So this sharp increase जो आपके पास शेप आती है, ये resonance shape जिसको बोलते हैं, it is called your रेजोनेंस। इसको रेजोनेंस शेप भी बोला जाता है बिकॉज इसमें केस में आपके पास रेजोनेंस होगा बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी एंड जो फाइनल स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। To understand the meaning of resonance, let us consider the behavior of oscillating wave function associated with the incident projectile inside and outside the nuclear region। तो जो आपके पास जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल है, जब वो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कैसा रहेगा, एंड जब वो उसके बाद बाहर निकलेगा तो उसका वेव फंक्शन कैसा रहेगा। सो न्यूक्लियर रीजन जो है उसका जो वेव फंक्शन है, इनसाइड न्यूक्लियर रीजन में जो आज वाला लिखा हुआ है बेटा, उसकी इसमें हमारे पास r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू r, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसलिए इस केस में आपके पास हो गया जब फार फ्रॉम रेजोनेंस, जब उसकी एनर्जी बहुत जब ज्यादा कम होगी तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा बेटा, जब उसकी एनर्जी कम होगी तो ये वाली जो पीक है बेटा, ये वाली आपके पास जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ टाइप दिखा रखा है, ये आपकी न्यूक्लियस के बिल्कुल पास नहीं लाई करेगी, मतलब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। सॉरी, ओके। जब वन दी प्रोजेक्टाइल इज फार फार अवे फ्रॉम द रेजोनेंस एनर्जी, तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा जी, वाली शेप एग्जिस्ट करेगी आपके पास। जब उसकी एनर्जी प्रोजेक्टाइल की एनर्जी आपके पास रेजोनेंस एनर्जी के आसपास होगी तो उसके केस में क्या रहेगा, जो शेप है ऑलमोस्ट नियरली आपके न्यूक्लियर सरफेस तक लाई कर जाएगी, मतलब वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर सकता है। मतलब आपके जैसे हम बोलते हैं कि ना उसमें स्कैटरिंग तभी पॉसिबल होती है अगर जो आपके पार्टिकल की वेवलेंथ एंड जो आपका टारगेट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो, तो उस केस में आपके पास स्कैटरिंग होती है। तो मतलब जैसे आपके एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में इसके रेनबो बनता है, वो तभी बनता है जब आपके इंसिडेंट रेडिएशन जो व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट है, उसका जो वेवलेंथ है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द क्रिस्टल, तो उस केस में हमारे पास स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे भी सेम काम है, अगर आपकी एनर्जी उस रेंज में नहीं है तो उस केस में आपके पास स्कैटरिंग के चांस कम होंगे, और जो आपका शेप है, शेप की जो वेव फंक्शन है वो प्रॉपरली उसके मैच नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर रीजन। तो जब आपके पास उसके पास आएगा तो आपका वेव फंक्शन मैच करना स्टार्ट कर देगा विद द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो वेव फंक्शन है एंड जो आउटसाइड वेव फंक्शन है प्रोजेक्टाइल का, दैट हैज टू मैच प्रॉपरली। तो जब एट रेजोनेंस होगा तो उस केस में आपके पास जो रीजन होगा इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड दी जो न्यूक्लियस, वो सारा का सारा मैच करना स्टार्ट कर देगा, सो दैट आपका जो प्रोजेक्टाइल है इट कैन देन पेनिट्रेट दी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर पाएगा प्रॉपरली। तो व्हेन द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी, मेरे कहने का मतलब ये है, व्हेन द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ the resonance energy, उस केस में आपका जो projectile wave function and the nuclear wave function, they will be of the same order and the given projectile can penetrate inside the nucleus and can cause a particular reaction। तो reaction तभी possible होगी जब आपका incident wave function and target wave function should be of the same order। तो उस केस में हमारे पास आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अगर आपके पास दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया वेव फंक्शंस का, तो उस केस में आपके पास ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम बीट विग्नर रेजोनेंस बोलते हैं बेटा। सो इन केस ए, स्टार्टिंग केस में बोला हुआ है द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वेव फंक्शंस मैच बैडली एंड द इंसिडेंट पार्टिकल हैव वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी टू पेनिट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जब आपके पास इंसिडेंट एनर्जी कम रहेगी, देयर इज नो मैच बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी एज वेल एंड द रेजोनेंस एनर्जी, तो उस केस में आपके पास जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड द एनर्जी बैरियर विल बी फार फार ग्रेटर। Variation in the energy of the incident particle leads to change of the inner and outer wave function located at the match point r is equal to capital R। तो ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। It has been noticed that at certain incident energy, the amplitude of the wave function matches exactly।
तो वो एनर्जी जहां पे इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड जो टारगेट वेव फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर, इट मैचेस प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन वैल्यू राइजेस टू मैक्सिमम एंड प्रोजेक्टाइल विल इजीली पेनिट्रेट द टारगेट न्यूक्लियस। सो जब आपकी रेजोनेंस प्रॉपर हो जाएगी, जब न्यूक्लियस जो है टारगेट के इंसिडेंट जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाएगा, तभी उनकी डील डन हो जाएगी। ठीक है जी। So to find out the value of the cross section at resonance, तो resonance पे cross section कितना होगा बेटा, we consider the S wave solution। S wave आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, जो nearest approach होगी that is correspond towards the nucleus, जिसको हम nuclear reaction बोलते हैं, it has to be S wave। अगर उससे दूर जाएंगे तो P wave, उससे दूर जाएंगे तो D wave। तो सबसे पास वाला जो न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा दैट हैज टू बी अकॉर्डिंगली एस वेव के रिगार्डिंग हम न्यूक्लियस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। To find the value of the nuclear reaction at the resonance energy, that we consider the S wave solution, that is for which L is equal to 0 and ignoring the intrinsic spins of the interacting particle। तो intrinsic spin यहाँ पे interacting particle की हम यहाँ पे include नहीं कर रहे हैं, only rough estimates are given। ठीक है जी। सो देन द स्कैटरिंग लेंथ इज गिवन बाय, तो इस केस में स्कैटरिंग लेंथ कितनी रहेगी, स्कैटरिंग लेंथ का जो बेसिक फॉर्मूलेशन है बेटा आपको क्रेन की बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने तभी आपको बोला था कि आप बुक नोट्स ज्यादा फॉलो कीजिए, मैं आपको बुक आज ही सारी भेज दूंगा मोस्टली। सो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो डेल्टा डिवाइडेड बाय, आपको डेल्टा का मतलब भी समझना पड़ेगा। डेल्टा इज योर फेज शिफ्ट, जब आपकी रिएक्शन होगी तो फेज शिफ्ट होगा या आपके पास क्या क्या होगा उसकी बात की हुई है। तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो डेल्टा डिवाइडेड बाय इट हैज टू बी माइनस ए। यहाँ पे जो ए फैक्टर लिखा हुआ है इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो लेटेस्ट स्टेजेस में आएगी। एक सिंपली इसको पैरामीटर की तरह डिफाइन किया हुआ है, स्कैटरिंग लेंथ इसको बोलते हैं। तो स्कैटरिंग लेंथ का जो डेफिनेशन है या जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है लेटेस्ट स्टेजेस में डिस्कस किया हुआ है। और इसके साथ एक और पैरामीटर है जो फेज शिफ्ट को डिफाइन कर रहा है, दैट हैज टू बी के कॉट डेल्टा व्हिच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग लेंथ -1 बाय a प्लस r नॉट k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारे पैरामीटर बेटा क्रेन की बुक से लिए हुए हैं, तो वहां से आपको ज्यादा बेटर इंडिकेशन मिल जाएगी। बिकॉज मैं सारे का सारा लिटरेचर वहाँ पूरी की पूरी बुक तो पढ़ा नहीं सकता, तो उसमें हमारा काफी टाइम निकल जाएगा। सो आपको खुद ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस केस में। सो फ्रॉम इफेक्टिव रेंज थ्योरी, तो इफेक्टिव रेंज थ्योरी इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग से वहां पे से हमने ये वाला आर्टिकल देखा हुआ है, तो वहां से उठाया हुआ है। सो नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द स्कैटरिंग लेंथ बाय डिफाइनिंग के कॉट डेल्टा इज इक्वल टू -1 बाय के। तो जो स्कैटरिंग लेंथ है, स्कैटरिंग लेंथ को डिफाइन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे डेल्टा फैक्टर की फॉर्म में। सो दैट व्हेन देयर इज नो न्यूक्लियर एक्शन, तो उस केस में आपके पास क्रॉस सेक्शन हमेशा जीरो होना चाहिए। तो अब इसकी बाउंड्री कंडीशन भी लगा रखी है कि फॉर व्हेन देयर इज नो रिएक्शन सिग्मा आर शुड बी इक्वल टू 0 एंड अल्फा के एंड जो स्कैटरिंग लेंथ है इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है। सो एंड जो आपकी स्कैटरिंग लेंथ है इज पॉजिटिव एंड अ रियल नंबर। इफ द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज नॉट जीरो देन ए के वैल्यू इज इमेजिनरी, एंड उस केस में आपके पास आपके जो स्कैटरिंग लेंथ है इट हैज टू बी इमेजिनरी। इसको इमेजिनरी होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होना पड़ेगा, जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में। आप रिमाइंड कीजिए कि आपके पास जो पोटेंशियल की फॉर्म है, पोटेंशियल की फॉर्म भी हमेशा हम जब स्कैटरिंग करते हैं, स्कैटरिंग के केस में रियल हो जाती है। अगर आपके पास रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन केस में हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल V प्लस आयोटा W हमें वहां पे कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, आपकी जो स्कैटरिंग लेंथ होगी वो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जिस्ट करती है तो। अदरवाइज ये जो स्कैटरिंग लेंथ है इट विल बी पॉजिटिव फॉर द केस ऑफ स्कैटरिंग। The phase shift of the incoming and outgoing wave is given by the factor। तो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल एंड आउटगोइंग पार्टिकल में क्या फर्क होगा, सिंपल। उस केस में उसका जो या तो फेज शिफ्ट हो जाएगा कम से कम ज्यादा से ज्यादा, या फिर उसके इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। तो या तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी या एटलीस्ट जो न्यूट्रॉन है वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग करके जाएगा, सम टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी वहां पे। सो आपके इस केस में हमारे पास जो फैक्टर है दैट हैज टू बी फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट को e रेज़ पावर -2 आयोटा एंड डेल्टा ऑफ l के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो e रेस्ट पर जो रेस्ट पावर 2 है इसको हमने ऐसा रखा है, बाकी सारे का सारा फैक्टर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंप्लीमेंट कर दिया है। सो इसको आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं बेटा। इस केस को आपको इंप्लीमेंट करवाएंगे तो आपके पास काफी सारी कंडीशंस आएंगी जिसको हमने सॉल्व करना है। डेल्टा इज इक्वल टू के ए स्मॉल, मतलब आपका अगर जो फेज शिफ्ट है इट इज गिवन बाय के ऑफ ए इट इज स्मॉल देन
जो tan थीटा होता है, अगर थीटा स्मॉल तो उस केस में अगर tan थीटा को थीटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो sin थीटा को भी थीटा के साथ रिप्लेस किया जाता है थीटा स्मॉल, एंड cos थीटा को 1 के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो देन ओनली देन आपके पास जो फेज शिफ्ट फैक्टर आएगा दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस योटा के ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर के रिगार्डिंग स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास काफी सारे फैक्टर्स आएंगे एंड यू कैन रियलाइज कि आपके पास जो उसके फेज शिफ्ट होगा दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ 1 माइनस योटा के ए एंड 1 प्लस योटा के ए। जस्ट लाइक आपने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आपके पास पार्टिकल इन एपॉक्स प्रॉब्लम थी या पार्टिकल विद द बैरियर था, तो वो वहाँ पे आपके पास ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो आते हैं वहीं से आपके पास ये वाला फैक्टर पता चल जाएगा आपको। So the scattering and reaction cross section for the neutral beam can be written as, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा इट विल बी रिटन बाय पाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। काफी सारा लिटरेचर स्किप है, मैं ओनली आपके पास यहाँ पे जो जो रेलेवेंट पोर्शन दे रखा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। सो पाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर 1 माइनस ईटा द होल स्क्वायर, उसके बाद जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा पाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर 1 माइनस ईटा द होल स्क्वायर। इसके केस में आपके पास इमेजिनरी आएगा, इसके केस में आपके पास स्कैटरिंग में रियल नंबर आएगा। ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास स्कैटरिंग जो लेंथ है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें की गई है। तो लेट अस कंसीडर द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विद रियल स्कैटरिंग लेंथ। आपके पास रियल स्कैटरिंग लेंथ दे रखी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, so that at resonance energy the phase shift is equal to pi by 2। so अगर स्कैटरिंग हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंस, जिसको हम रेजोनेंस स्कैटरिंग बोलते हैं, उस केस में आपके पास क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है डिफाइन करने के लिए। तो के कॉट ऑफ डेल्टा माइनस 1 बाई ए, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटिकली 0 दे देगा। सो वी कैन एक्सपेंड दिस थिंग, तो 1 बाय ए जो है इन दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन तो नियरली 0 हो जाएगा। उस केस में इसको डिफाइन किया जा सकता है एट दी रेजोनेंस एनर्जी। तो 1 बाय ए इज इक्वल टू 0, तो ए आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वहां पे आपके पास इसको एक्सपेंड कर टेलर सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर सिंगुलरिटीज। तो एट रेजोनेंस आपके पास ये वाली सारी टर्म्स आ जाएगी और यू कैन डिफाइन योर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इसमें आपके पास डिफाइन किया हुआ है बेटा, काफी सारे पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। इसको टेलर सीरीज में एक्सपेंड कीजिए और 1 बाय ए इट विल बी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट 2k बाय लैम्डा ऑफ एस, जिसको स्कैटरिंग विड्थ बोलते हैं बेटा। तो जो स्कैटरिंग विड्थ है लैम्डा ऑफ एस के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। So where lambda of s is the width of the energy level at the half maximum, not the energy level बेटा, it is the resonance width। ठीक है जी। So scattering width है, so, काफी चीजें गलत लिखी हुई, थोड़ा बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। So which हाफ मैक्सिमम वैल्यू, तो जो आपके पास स्कैटरिंग विड्थ होगी दैट हैज टू बी एट द हाफ मैक्सिमा। इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है इसकी जो रेजोनेंस पीक आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको 1 हाफ पे डिवाइड करके उसकी जो एनर्जी रेंज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए एंड प्लस डेल्टा एस डिवाइडेड लैम्डा एस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो 1 हाफ इधर 1 हाफ इधर, अल्टीमेटली टोटल विड्थ जो हो गई दैट हैज टू बी लैम्डा ऑफ एस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंज कर रखा है, तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं एंड जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको आप मॉडिफाई करके यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं दैट हैज टू बी 4 पाई ई माइनस ई नॉट 2k बाय लैम्डा ऑफ प्लस आयोटा इनटू के दी होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉर्ट आउट करके देखिए, जितना समझ आता है उतना आप रिमेंबर रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपने रटनी है। तो ये आपको जो लिखा हुआ है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सो पाई लैम्डा क्रॉस स्क्वायर एल एस स्क्वायर ई माइनस ई नॉट द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एस बाय 2 रेज़ टू पावर 2, ये जो लिखा हुआ है बेटा इट इज कॉल्ड द ब्रेड विग्नर सिंगल लेवल फॉर्मूला। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर आप कोहन की बुक से ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सो बिकॉज काफी सारे मेथड है, मैंने आपको जो बुक दिखाई थी कोहन की वहां पे भी बताया हुआ है देयर आर मेनी रिगरस डेरिवेशंस दैट कैन फॉलो द ब्रेड-विग्नर फॉर्मूला। जो आप जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन आपका दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे आप डिपेंडेंसी से कर लें चाहे आप यहाँ से सॉल्व कर लें। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्रैमिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, वहां पे कोहन की बुक में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जस्टिफिकेशन देना आसान हो जाता है। ठीक है बेटा। सो बाकी चीजें हम बेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन वाला क्या है, जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है फॉर द सिंगल लेवल फार्मूला। जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग है वो हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो सिग्मा स्कैटरिंग है ये जो हमने पहले पढ़ा था